वेलकम ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू मधुकुंज एकेडमी एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और ये चैनल जो है इस पर आपके नोट्स के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं व्हाट आर द 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जो जलवायु है उसको नियंत्रण करने वाले 6 कारक कौन कौन से हैं जो कि मेन है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड आपकी नोट्स में ये पेज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। सबसे पहला है लेटीट्यूड, ठीक है। लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं जो होती है, अक्षांश जो होते हैं उनको लेटीट्यूड कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, सूरज से निकलने वाली एनर्जी की जो मात्रा होती है, रिसीव्ड वेरियस अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड ड्यू टू द राउंड शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है वो गोल है और गोल होने के कारण जैसे वो घूमती है और वो घूमने के हिसाब से जो भी मतलब कि सोलर की एनर्जी मिलती है तो इक्वाटर पर सबसे ज़्यादा होती है और इधर लेफ़्ट राइट चलते हैं अपन हेमिस्फेयर पर, तो वहाँ पर जो सोलर एनर्जी मिलती है यानी कि जो सूर्य की ऊष्मा मिलती है वो कम मिलती है, ठीक है। तो ये एक कारण है। एज अ रिज़ल्ट जिसका परिणाम क्या होता है, एयर टेम्परेचर यानी कि हवा का जो तापमान होता है डिक्रीजेस, वो घटता जाता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो ये जो अर्थ है, ठीक है, इसका जो इक्वेटर है, इससे जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। दूसरा है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। एज वन मूव्स अप टू द हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस, यानी कि जो वातावरण है वो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो वातावरण जो है वो उसका घनत्व कम होता जाता है। एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, और तापमान गिरता जाता है। इसलिए हिमालय पर्वत पर सबसे ऊपर जो है बर्फ़ जमी रहती है। सो द हिल्स, तो इसलिए जो पर्वत है आर कूलर, वो ठंडे होते हैं ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में। दूसरा है प्रेशर एंड वाइंड्स, ठीक है, दबाव और वायु दोनों चीज़। प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन द लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। उस प्लेस के लेटीट्यूड अक्षांश और जो ऊंचाई है उन दोनों ही पर उसका प्रेशर और वाइंड जो है वो डिपेंड करती है। दस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, और इसलिए वहाँ के टेम्परेचर और रेनफॉल यानी कि बरसात के स्वरूप दोनों को ये प्रभावित करता है। तो केवल 8th स्टूडेंट्स ने, ये 7th और 6th वाले स्टूडेंट्स के नोट्स में भी है तो वो भी कॉमनली इसको देखेंगे, ऐसा नहीं कि ये 8th का ही है, ये 7th और 6th के लिए भी है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। इफ़ द रीजन इज़ क्लोज टू द सी, यदि जो क्षेत्र है वो समुद्र के बिल्कुल किनारे है तो जो टेम्परेचर है वो बिकम्स मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव उसमें नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम द सी, अगर अवे, अवे मतलब दूर, इट इज़ अवे, अगर ये दूर होता है यानी कि समुद्र के दूर का जो एरिया रहता है, इट मेक्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, तो वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है यानी कि चरम मौसम की स्थिति होती है। ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होती है। नेक्स्ट है ओशन करेंट्स, यानी कि जो समुद्री धाराएं या समुद्री जो हवा है उस पर भी निर्भर करता है। ओशन करेंट्स अलोंग विद द ऑन शोर, यानी कि ऑन शोर मतलब कि जो समुद्र के किनारे। वाइंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया, कोस्ट यानी कि समुद्री जो किनारे हैं उनको वहाँ पर चलने वाली जो धाराएं हैं, बहने वाली जो धाराएं ओशन में, वो प्रभावित करती है। कोस्टल एरिया विथ वार्म और कोल्ड करेंट्स फ्लोइंग बिकम वार्म और कोल्ड इन द वाइंड्स आर ऑन शोर। जैसे ही हवाएं जो है, इफ़ द वाइंड्स आर ऑन शोर यानी कि समुद्र की जो धाराएं बहती आती है तो उससे कोल्ड करेंट्स अगर होंगी तो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, और अगर वार्म करेंट्स होगी तो वहाँ का एरिया जो है वो वार्म हो जाएगा यानी कि गर्म हो जाएगा। उसके बाद है रिलीफ। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड एंड हॉट वाइन्स, जो ऊंचे पहाड़ पर्वत होते हैं वो क्या करते हैं, बैरियर्स यानी कि बाधक होते हैं, किसमें, ठंडी और गर्म हवाओं में के आगे वो आ जाते हैं तो वो रुक जाती है। दे मे ऑल्सो काउस प्रेसिपिशन इफ़ दे आर रेन बियरिंग वाइंड्स, और ये वर्षा के कारण भी हो सकते हैं, यानी कि ये वर्षा रेन बियरिंग वाइंड्स होती है यानी कि बरसात को लाने वाली हवाएं ये, ठीक है, होती है, ये बरसात को लाने वाली हवाएं होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके आगे क्या है, इसके आगे लिखा है कि द लीवार्ड साइड मोमेंट्स रिमेन ड्राई, ठीक है,
तो जो पर्वत के लिवार्ड साइड होती है, यानी कि पर्वत के दूसरी तरफ, जैसे कि यहाँ पर पर्वत है और हवाएं इधर से आ रही, तो इधर का जो एरिया है यहाँ से टकरा के ये वापस हो जाएगी, तो यहाँ से जो इधर तो आ नहीं पाएगी, तो इधर के जो एरिया है उनको लिवार्ड एरियाज बोलते हैं, लीवर्ड एरियाज बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर रिमेन ड्राई, वो सूखे ही रह जाते हैं। वेयर एज द विंडवार्ड साइड इज एबल टू रिसीव रेन, तो यहाँ पर्वत है, इधर से हवाएं, तो इधर के एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बरसात हो जाएगी। उसके बाद है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, इंडिया में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति को हमें डिस्क्राइब करना है। तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, निम्नलिखित जो है वो अलग अलग तरह की वेजिटेशन जो है वो इंडिया में पाई जाती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वेजिटेशन है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय, एवरग्रीन मतलब सदाबहार वन। देयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वार्म एंड वेट रीजन्स, ये दीज है, ठीक है, दीज THEAC, दीज फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, वार्म एंड वेट, वार्म मतलब गर्म और वेट मतलब गीले आर्द्र क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। सच फॉरेस्ट आर फाउंड, ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, इन द रेनी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट कहाँ है, मैप में देखिएगा, प्लेन्स ऑफ बंगाल, बंगाल का मैदान, जो मैदान है वहाँ पर, ओडिशा एक्सेट्रा, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको आएंगे आपकी क्वेश्चन में कि विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन प्लेन्स ऑफ बंगाल या एट द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट पर किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या प्लेन बंगाल के प्लेन में या उड़ीसा में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ये आंसर्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। सम कमर्शियल ट्रीज सच एज एबोनी, कमर्शियल मतलब कि जो व्यापारिक होते हैं, जिनको बेचकर या जिनसे कोई व्यापार करने की सामग्री जो है वो निकलती है, तो इस तरह के जो कमर्शियल ट्रीज़ होते हैं जैसे कि एबोनी, महागोनी एंड रोजवुड आर फाउंड हियर, यहाँ पर वो पाई जाती है। दूसरा है डिसिडियस फॉरेस्ट, डिसिडियस मीन्स पर्णपाती, यानी कि जिनके पत्ते गिर जाते हैं। डिसिडियस फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछ लिया कि विच फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, तो क्या आएगा, डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो ये डिसिडियस फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून वन भी कहते हैं। एंड आर स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर, यानी कि 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पर बरसात होती है वहाँ पर ऐसे जंगल जो है वो पाए जाते हैं। ट्रीज ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट शेड लीव्स, फॉर शेड मतलब गिरा देना, फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर, 6 से लेकर 8 सप्ताह तक ड्राई समर, यानी कि जब गर्मी आती है, तो अभी आप गर्मी का मौसम चल रहा है, देखेंगे कि कई सारे जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और अपने एरिया में तो लगभग सभी पेड़ है जो जिनकी पत्तियां गिर जाती है, तो ऐसे पेड़ जो है गर्मी के दिनों में 6 से 8 वीक के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर टू टाइप्स, ये फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं। वेट डिसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि जो गीले मतलब जहाँ बरसात ज़्यादा होती है, जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है वहाँ पर। दूसरा है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दूसरा है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ठीक है, ये है कांटेदार वन, और स्क्रब्स मतलब झाड़ियाँ। इन रीजन्स, ऐसे एरिया में विच रिसीव्स, जहाँ पर होती है लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन, ये प्राकृतिक जो वेजिटेशन होती है, इसमें कंसिस्ट ऑफ थ्रॉनी ट्रीज, थ्रॉनी मतलब कंटीले पेड़ इसमें शामिल होते हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स, ये बिखरे हुए होते हैं, यानी कि एक जगह इकट्ठे बहुत सारे पेड़ नहीं रहते हैं, और इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है। पेनिट्रेटिंग, ठीक है, पेनिट्रेटिंग मतलब बहुत गहराई तक मिट्टी में, डीप गहराई तक जाती है, इनटू द सॉइल, मिट्टी में बहुत गहराई तक होती है। इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर यानी कि जो नमी है, जो पानी है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए जड़ें जो है वो बहुत गहराई तक जाती है। उसके बाद है माउंटेन अल्पाइन एंड टुंड्रा फॉरेस्ट्स, ठीक है, ये पर्वतीय, माउंटेन यानी कि पर्वतीय वन होते हैं जिनमें अल्पाइन का पेड़, टुंड्रा जो है वो पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है।
इन द माउंटेनियस एरियाज यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। तो जैसे पर्वतों पर ऊपर जाते जाते हैं तो वहाँ पर एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि वेजिटेशन में भी, नेचुरल वेजिटेशन में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। द वेट टेम्परेचर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन ए हाइट ऑफ 1000 टू 2000 मीटर, यानी कि समुद्री तल से 1000 से 2000 की मीटर की ऊंचाई पर किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट प्रीडोमिनेंट, और इस एरिया में ओक का पेड़, ठीक है, चेस्टनट, ऐसे जो पेड़ है जिनकी पत्तियाँ ब्रॉड होती है, बड़ी होती है, और एवरग्रीन सदाबहार रहती है, ये पाए जाते हैं। उसके बाद है एट हायर एलिवेशन टेम्परेचर, हायर एलिवेशन यानी कि ज़्यादा ऊंचाई पर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, ग्रास लैंड्स आर कॉमन वेजिटेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण, ठंड में, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण मतलब ठंड में रहने वाली चीज़ों को बोलते हैं अपन शीतोष्ण, और ग्रास लैंड यानी कि घास के मैदान जो है वो कॉमन वेजिटेशन होती है ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर। अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड एट द हाई एल्टीट्यूड मोर देन 3600 मीटर एबो द सी लेवल, समुद्री तल से 3600 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर अल्पाइन नाम का जो पेड़ होता है वो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर फर, सिल्वर फर एक पेड़ का नाम है। जुपिटर, बिर्च, पाइन, ये जो मेन स्पेसीज होते हैं यानी कि प्रजातियाँ होती है। उसके बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, द मैंग्रोव यानी कि टीडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोस्टल इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, यानी कि जो टाइड्स यानी कि जो बाढ़ वगैरह आती है ना, उसमें जो पैदा होते हैं पेड़ वो रहते हैं, उनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट्स कहते हैं। दिस फॉरेस्ट फाउंड इन डेल्टास, और ये डेल्टा रीजन, डेल्टा जहाँ नदियाँ बनाती है ना उसमें पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर, यानी कि जिनकी जड़ें हमेशा ही कायमे रहती है, पानी में डूबी हुई रहती है, ठीक है। ऐसे पेड़ों को हम जो है वो क्या बोलते हैं, मैंग्रोव ट्रीज़ बोलते हैं या मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको एक मैप यहाँ दे रखा है, ठीक है, आप थोड़ा जूम करके देखिएगा, इसमें पूरे आपका वर्ल्ड का जो मैप है वो है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका है ये, ठीक है। यहाँ पर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, साउथ साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है। यहाँ पर यूरोप है, ये यूरोप छोटा सा कंटिनेंट है जहाँ पे इंग्लैंड वगैरह जैसी कंट्री है। एशिया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया है यहाँ पर, ठीक है। इधर ये चाइना है जहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पाकिस्तान है आपका, यहाँ बांग्लादेश है, और इधर श्रीलंका है। ये इंडियन ओशन है आपका, हिंद महासागर। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और यहाँ पर अंटार्कटिक ओशन आ जाता है आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका है, और इधर अंटार्कटिका आ गया, ठीक है। नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर तो ये अंटार्कटिका आ गया। तो ये आपका एक तो हो गया। दूसरा आपका इसके साथ एक और चीज़ दे रखी है, वो है इंडिया का मैप, ठीक है स्टूडेंट। इंडिया के मैप को देखिए, क्योंकि हम इंडियन हैं और हमें पूरे इंडिया के मैप के बारे में बहुत सारी जानकारी पता होना ज़रूरी है। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे, एक आपको मैप ड्रॉ करना है, फिर स्टेट के नाम लिखना है। तो देखिए सबसे नीचे देखते हैं, ये श्रीलंका आ गया आपका, जो कि नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। बांग्लादेश, ठीक है, पड़ोसी देश है आपका। नेपाल, भूटान, ठीक है, पाकिस्तान, चीन, और इधर की तरफ चलते हैं हम तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये इंडियन ओशन है नीचे की तरफ, ठीक है। ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। समुद्र के रास्ते जब यहाँ से जाते हैं तो इधर अपना म्यांमार, यानी कि जिसको पहले बर्मा कहते थे, वो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर स्टेट की बात करें तो सबके कलर अलग अलग है। लद्दाख अभी अलग हो चुका, आपको पता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। ये जम्मू एंड कश्मीर आ गया। ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तराखंड, दिल्ली, जो न्यू दिल्ली राजधानी है जहाँ की, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका राजस्थान, तो एमपी, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश है, इधर देखें छत्तीसगढ़ है, ठीक है। झारखंड नहीं है,
स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर एमपी के इधर ये उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का पड़ोसी कौन हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। राजस्थान हो गया, इधर चले तो गुजरात भी उसका पड़ोसी है, बाउंड्री मिल रही है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद छत्तीसगढ़। अब अगर देखा जाए तो सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो किससे टच हो रही है? यहाँ भी हो रही है, ठीक है, राजस्थान से भी हो रही है। और ठीक है, तो मैप को देख के हम पता नहीं कर सकते कि कौन सी बाउंड्री बड़ी है, 1 2 3 में से इधर छोटी है। तो हम ये क्वेश्चन भी ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर जो है वो, अब जैसे कि ये यूपी है तो यूपी का एरिया यहाँ पर भी आ जाता है, यहाँ पे झांसी वांसी जो है वो आ जाती है। तो इस तरह से आप पड़ोसी राज्यों को देख सकते हैं। महाराष्ट्र है, यहाँ पर मुंबई है, ठीक है, यहाँ पर भुवनेश्वर है उड़ीसा का, ठीक है। इधर झारखंड आ गया, उसकी राजधानी रांची है। वेस्ट बंगाल की कोलकाता है, बिहार की पटना है। इधर हम चलते हैं तो इधर आपकी आसाम आ गया, मेघालय आ गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आ गया। और अरुणाचल प्रदेश से याद आता है कि यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। नागालैंड आ गया, जिसकी राजधानी कोहिमा है, ठीक है। मणिपुर, जिसकी इम्फाल है, ठीक है। ये सारे हैं, नीचे की स्टेट आ गए। तेलंगाना, हैदराबाद, जिसकी राजधानी है। उसके बाद यहाँ पर आता है नीचे, तो यहाँ पर आपका कर्नाटका आ गया, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। तमिलनाडु आ गया, ठीक है। ये केरल आ गई आपकी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं तिरुवनंतपुरम सबसे लास्ट इधर है। कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी। इधर अफ़गानिस्तान आ गया, उधर आगे चलेंगे तुर्किस्तान आ गया, उसके उधर उज्बेकिस्तान आ गया, इधर चाइना है, ठीक है। तो इस मैप को ठीक से देखना है, रीड करना है, इसके चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर होते हैं आपके नोट्स कंप्लीट। इन 2 वीडियो में स्टूडेंट 7th और 8th दोनों के ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 7th के थोड़े कुछ और नोट्स हैं, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।